वीआईपी क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन हो चुका था हमारा, और आज हम बात करने वाले हैं दर्पण के बारे में। दर्पण होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और दर्पण किससे बना है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो बता देता हूँ कि आप जो शीशा देखते हैं वो हमारा क्या होता है, दर्पण होता है एक तरह का। ठीक है, दर्पण होता है, उसके पीछे क्या होती है, लॉल ऑक्साइड की जो होती है पेंट होती है, इसलिए हमें अपना फेस क्या दिखाई देता है। ठीक है, वरना क्या आर पार दिखाई दे। ठीक है, इसीलिए जो हमारे घरों पे होता है वो दर्पण होता है। ठीक है, कौन सा दर्पण होता है वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो अभी चलते हैं टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो वीआईपी क्लासेस में आ चुके हैं, तो अच्छे से बन जाइए। और अगर कोई भी डाउट आपको लग रहा है और आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही है, तो वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, यूज़र आईडी आपको दिख रही होगी, आप लोग जाकर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दर्पण होते हैं, एक तो होता है गोली दर्पण आपका जो गोल होता है। ठीक है, गोली दर्पण होता है, और एक होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण वो होता है जो हमारे घरों पे लगा होता है। ठीक है, ये समतल दर्पण होता है हमारा, और हमारे सिलेबस में समतल दर्पण दिया नहीं है, तो हम समतल दर्पण को इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, हम जानेंगे गोली दर्पण के बारे में। ठीक है, गोली दर्पण क्या होता है वो समझ लेते हैं। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, कांच का जो कटा हुआ भाग होता है, खोखला होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। कैसे कहते हैं, भाग होता है, इसके एक तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट हुआ आता है, तो दूसरा तल होता है ना, उस पर क्या होता है कि लाल ऑक्साइड का पेंट हुआ होता है। ठीक है, तभी तो हमें अपना फेस दिखाई देता है। ठीक है, वरना हमारा फेस नहीं दिखाई देगा, प्रतिबिंब हमें नहीं दिखाई देगा। ठीक है, समझ गए ना। और दूसरा क्या होता है, दूसरा तल जो होता है परावर्तक तल होता है, जिससे क्या होता है हमारा फेस उसमें दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाश उससे टकराता है और हमारी आंखों पे आ जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। और अभी आप लोगों को डाउट हो रहा है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। अभी इस पर आप लोग फोकस कर सकते हैं, क्या लिखा हुआ है आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, टॉपिक क्या था, प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब होता क्या है वो जान लेते हैं। जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं, ठीक है, दर्पण के सामने खड़े होते हैं, शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो हमारा क्या होता है, चित्र बन जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, हम इसी को कहते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, इमेज। ठीक है, इसी को कहते हैं इमेज। इमेज दो प्रकार की होती है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक है, वास्तविक इमेज होती है, और आभासी इमेज होती है, दो प्रकार की होती है। ठीक है, समझ लेते हैं डिफिनीशन के साथ। ठीक है, क्या होता है, हम जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण पर हमारी आकृति बन जाती है। क्या बन जाती है, हमारी आकृति बन जाती है, इमेज बन जाती है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गया ना। और इमेज को ही हम प्रतिबिंब, इमेज को ही, ठीक है, प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए ना, तो समझ गए हैं आप लोग प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब के प्रकार कौन कौन से होते हैं, दो प्रकार होते हैं, मैंने बताया था आपको, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक इमेज और आभासी इमेज। तो पहले हम वास्तविक आभासी इमेज के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आभासी इमेज होती क्या है वो समझ लेते हैं। यदि बिंदु से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसा कि हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, ठीक है, खड़े होते हैं, अगर कोई दूसरा आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब क्या आता हुआ हमें प्रतीत होता है। ठीक है, हमें ज्ञात होता है या प्रतीत होता है कि वो आ रहा है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। डिफिनीशन क्या कहती है हमारी, यदि बिंदु से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आकर आती हुई प्रतीत होती, किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, ये आता हुआ में क्या प्रतीत हो रहा है, ये वास्तव में आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अगर ऐसा हमें प्रतीत होता है, ठीक है, दूर से रखा होता तो ये प्रतीत होता हमें आता हुआ, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है वो समझ लेते हैं। ये दो बिंदु से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से वास्तव में मिल जाती हैं। क्या होती है, वास्तव में मिल जाती है, वास्तव में दिख जाता है। ठीक है, ये हमें दिख रहा है तो ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनना है। ठीक है, अगर शीशे के सामने इसे रखेंगे तो ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा, क्योंकि ये हमें दिख रहा है, वास्तव में है। ठीक है, क्या है, मार्कर है, हमें दिख रहा है। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या कहती है, इस बिंदु से आने वाली किरणें
आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होती हैं? आती हुई, हाँ सॉरी, वास्तव में मिलती हैं। सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई थी। यदि बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से वास्तव में मिल जाती है, क्या होती है? वास्तव में मिल जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इतना डाउट क्लियर? अब बढ़ते हैं दर्पण की तरफ। दर्पण तो आप लोग समझ गए थे क्या होता है, ठीक है? कांच का वो खोखला आकार, ठीक है, आकार खटा हुआ भाग होता है जिस पर लाल ऑक्साइड की पेंट होती है, और दूसरा भाग क्या होता है? परावर्तक तल होता है, ठीक है, परावर्तक होता है, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया था। उसके भाग देखने में उत्तल और अवतल, ठीक है। तो अभी चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड अभी हम आ चुके हैं दर्पण के प्रकार के बारे में समझने के लिए। कौन कौन से प्रकार होते हैं? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। हमारे पास अवतल दर्पण दिया हुआ है कि वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, ठीक है। क्या होता है? वह दर्पण जिसमें परावर्तन जो होता है दबे हुए तल से होता है। जो गोले का भाग होता है, बाहरी भाग भीतरी भाग होता है, ठीक है, वह क्या होता है? परावर्तक तल होता है, ठीक है। जो इसमें आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, जो गोले का जो भीतरी भाग है, भीतर का भाग है, ये कहते हैं परावर्तक तल है, ठीक है। क्या है? परावर्तक तल है, भीतरी भाग, ठीक है। ये भीतरी भाग हो गया, ठीक है हमारा। इसमें भीतरी भाग है तो ये परावर्तक तल है, ठीक है हमारा, यही होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? भीतरी भाग है तो ये परावर्तक तल है, ठीक है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है आप लोग समझ सकते हैं कि जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। इसमें क्या होता है? परावर्तन जो होता है उभरे हुए तल से होता है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें परावर्तन उभरे हुए तल से है, ठीक है, उभर रहा है यहाँ से, ठीक है, उभर रहा है, ठीक है। और गोले का बाहरी तल जो होता है परावर्तक तल होता है। इसमें गोले का बाहरी तल है, ठीक है, ये गोले का बाहरी तल है, ठीक है, ठीक है। इसमें भीतरी तल था ये वाला, अंदर का जो परावर्तक तल था, ठीक है, और इसमें बाहरी जो बाहर का है, ठीक है, ये परावर्तक तल है। इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है दोस्तों। अभी इनके भाग हो गए, ठीक है। अब गोले के जो आता है, गोले की त्रिज्या, गोले का व्यास, ठीक है, गोल फोकस दूरी, ये सब होता है। इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इसमें इतना ही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी गाइस हम लोग आ चुके हैं गोले के भाग को, ठीक है, गोले के भाग की तरफ से, ठीक है। तो वृत्ता केंद्र होता है, क्या होता है? वृत्ता त्रिज्या क्या होती है? ध्रुव क्या होती है? और फोकस दूरी क्या होती है? सबके बारे में बात करेंगे डेफिनेशन सहित, ठीक है। तो क्या होती है आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है मैंने, कि उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, क्या है? दर्पण एक भाग है, ठीक है। उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है वृत्ता केंद्र कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग इस चित्र में समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं, मैं एक चित्र बना रहा हूँ, ये गोला है, जैसे प्रकार की यहाँ पर नोक रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? वृत्ता केंद्र हो जाता है। क्या होता है? वृत्ता केंद्र हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा? वृत्ता केंद्र हो जाता है। ये जो बिंदु होता है, ठीक, इसे ही वृत्ता केंद्र कहते हैं। अब वृत्ता त्रिज्या क्या होती है वो समझ लेते हैं। उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है उसे वृत्ता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं? वृत्ता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है, जिसका क्या है? दर्पण एक भाग है, ठीक है, उसे वृत्ता त्रिज्या कहते हैं। सॉरी, उसे दर्पण की वृत्ता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो इतना लिख सकते हो, उसे दर्पण की वृत्ता त्रिज्या कहते हैं। इसी चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये जो हमारी दूरी होती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दूरी होती है, तो प्रकार की नोक होती है, इधर खींचते हैं, इधर खींचते, इधर से ले लंबाई जो होती है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? हम वृत्ता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, वृत्ता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। क्या होती है? वृत्ता त्रिज्या होती है, ठीक है। और ध्रुव क्या होता है? ध्रुव क्या होता है समझ लेते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे इसमें समझ सकते हैं, ये हमारा क्या है? परावर्तक तल है। जैसे इसे बनाएंगे परावर्तक तल, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया बीच में, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, ठीक है। इसे हम P से भी लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं? P से, ठीक है। और त्रिज्या को हम R से लिख सकते हैं, वृत्ता केंद्र को O से लिख सकते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब फोकस दूरी क्या होती है? सबको मालूम है फोकस दूरी क्या होती है। हम यहाँ से खड़े हैं और वहां तक देख रहे हैं, ये हमारी क्या हो गई? फोकस दूरी हो गई। क्या कहते हैं? दर्पण के ध्रुव से मध्य फोकस तक की दूरी, मध्य फोकस तक की दूरी, ठीक है।
यहाँ से खड़े हैं, यहाँ पर दूर से खड़े हैं और यहाँ तक हम देख रहे हैं, तो ये क्या हो रही है, मध्य फोकस। ठीक है, मध्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो इसकी, यहाँ तक हम देख पा रहे हैं, इसे हम फोकस दूरी कहेंगे, इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर होगा आप लोगों को? ठीक है, इतना तो समझ में आ चुका होगा कि फोकस दूरी कैसे कहते हैं, वृत्ता किन किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं और वृत्ता त्रिज्या किसे कहते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से वीडियो क्रिएट कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड, इसके आगे का टॉपिक है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं कि वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई, जो हमारी इमेज होती है उसकी लंबाई जो बनती है, ठीक है, जो लंबाई बनती है और वस्तु की लंबाई की बनती है, उसके अनुपात को क्या कहते हैं, उसके अनुपात को ही हम कहते हैं रेखीय आवर्धन। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं कि आप वस्तु की लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, वस्तु की लंबाई को यू से प्रदर्शित करते हैं ना, प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई को हम v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई को हम v से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु की लंबाई को u से। ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसका सूत्र होता है सिंपल सा, m बराबर माइनस का v अपॉन u। ठीक है, m बराबर माइनस का v अपॉन u, इसे ये सूत्र है, इसी द्वारा आप न्यूमेरिकल हल करेंगे। यहाँ पर हल करवाया जाए, सॉल्व करवाऊंगा मैं और आप लोगों को साथ साथ करना है। ठीक है, और आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम मैं यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर लिंक है ऊपर। ठीक है, आई बटन में लिंक दे देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, ये सब पूछना है तो कैसे होता है ये सब, ठीक है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, आप लोगों को बता दूंगा कि क्या होता है। ठीक, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर सेंड करूँगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर बिल्कुल भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, वास्तविक आभासी प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, अनंत में बनता है या कहीं बनता है। ठीक है, उस चीज़ के बारे में मैं आपको पूरी सारणी बनाकर वहाँ पर आपको दिखा दूंगा कि क्या कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि क्रांतिक कोण क्या होता है। ठीक है, क्रांतिक कोण सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू है, ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्रांतिक कोण। ठीक है, ये आपका 4 नंबर में आएगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, लघु उत्तरी में आएगा और दीर्घ उत्तरी में भी आ सकता है, लेकिन लघु उत्तरी में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्रांतिक कोण की तरफ। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं क्रांतिक कोण की तरफ, नए टॉपिक की तरफ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्रांतिक कोण को इन 3 चित्रों के माध्यम से समझेंगे कि क्रांतिक कोण कौन सा है। आप लोग बता सकते हैं इनमें से क्रांतिक कोण कौन सा है? नहीं, ठीक है, तो मैं बताता हूँ इनमें से क्रांतिक कोण कौन सा है। ठीक है, तो अभी डिफिनीशन पढ़ेंगे, समझ में आ गया है कि क्रांतिक कोण क्या होता है। ठीक है, डिफिनीशन पढ़ेंगे, ठीक है, परिभाषा इसकी पढ़ेंगे और समझ जाएंगे कि क्रांतिक कोण कौन सा है इसमें से। ठीक है, तो क्या होता है, आपतन कोण का मान जब बढ़ाते हैं तो एक स्थिति में क्या होता है, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो जब आपतन कोण का मान जब हम बढ़ाते हैं तो एक स्थिति में अपवर्तन कोण का मान जो होता है 90 डिग्री हो जाता है और इसे ही क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर होगा। और क्रांतिक कोण को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, किससे? सी से। ठीक, इतना समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, क्रांतिक कोण को सी से प्रदर्शित करते हैं और इसमें से कौन सा क्रांतिक कोण है, कोई स्थिति मालूम चल रही? नहीं मालूम चल रही, चलो मैं समझा देता हूँ आप लोग को। इसमें क्या हो रहा है कि प्रकाश यहाँ से आ रहा है और अपने मार्ग से क्या हो रहा है, विचलित हो जा रहा है। ये क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, अपवर्तन है। ठीक है, और ये हमारा कांच है, ये हमारा वायु है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि प्रकाश यहाँ से आ रहा है और ये इधर न जाकर अपने मार्ग से विचलित हो गया है। ठीक है, क्या हो गया? विचलित हो गया है अपने मार्ग से, तो अपवर्तन हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ क्या हो रहा है कि प्रकाश यहाँ से आ रहा है। ठीक है, प्रकाश देखो आपतन कोण का मान जब हम बढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ था और हमने इसको इधर कर दिया, तो ये वाली जो लाइन थी हमारी ये भी इधर जाएगी ना, इधर जाएगी ना। तो जब हमारी ये हमने बढ़ाया और ये हमारी लाइन कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई,
तो क्या हुआ, 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, समझ सकते हैं 90 डिग्री का मतलब समकोण बन गया हमारा। तो इससे हम क्या कह रहे हैं, इसे ही तो क्रांतिक कोण कहेंगे भैया, इसे ही कहेंगे क्रांतिक कोण, क्योंकि क्रांतिक कोण की डिफिनीशन क्या थी, आपतन कोण का मान हम बढ़ाते हैं और एक स्थिति में आपतन कोण का अपवर्तन कोण का मान जो होता है 90 डिग्री हो जाता है, तो इसे ही क्रांतिक कोण कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो आपतन कोण था, ठीक है, ये कितने पास था, ठीक है, कितने पास था, ठीक है, इसके अभिलंब के कितने पास था। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, इसे दूर कर दिया। ठीक है, दूर कर दिया तो ये हमारा अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण है, ये भी उसके ऊपर आ गया। ठीक है, ऊपर आया तो आया और इसने 90 अंश का कोण भी बना दिया। कितने अंश का कोण बना दिया, 90 अंश का कोण बना दिया भैया। ठीक है, तो इसे ही कहेंगे हम क्रांतिक कोण। अगर आपके पेपर में फिगर आते हैं, नहीं भी आते हैं तो आप पहचान लेंगे, आप बना देंगे क्रांतिक कोण क्या होता है। ठीक है, और इससे हम समझ रहे हैं कि कांच और वायु, इससे हमें कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है, हमें बस इतना समझना है कि आपतन कोण का मान जब हम बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण एक स्थिति में क्या हो, 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, इसे क्रांतिक कोण कहते हैं। और ये क्या बना है भैया, इससे तो मालूम होगा ना, परावर्तन बना है, ये पूर्ण परावर्तन हो रहा है भैया, यहाँ से आया प्रकाश और परावर्तित हो गया। ठीक है, ये सघन माध्यम में नहीं आया। ठीक है, देखो सघन माध्यम से तो आया लेकिन विरल माध्यम में नहीं गया और ये सीधा लौट गया, परावर्तित हो गया। ठीक है, इसे परावर्तन कहेंगे, पूर्ण परावर्तन कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, और क्रांतिक कोण दो स्थिति में हो सकता है। कैसे हो सकता है, प्रकाश सरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। ठीक है, कहाँ से जा रहा हो, सघन माध्यम, ये हमारा सघन माध्यम है। ठीक है, और ये हमारा विरल माध्यम है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ तो जा नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ जा रहा है ना, जा नहीं रहा है, तो यहाँ से हमारा कहाँ गया, यहाँ बन गया, तो ये क्या हो गया, हमारा क्रांतिक कोण हो गया। ठीक है, और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। ठीक है, आपतन कोण का जो मान होता है क्रांतिक कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। ये देखो भैया 90 है। ठीक है, इसको इधर बढ़ा दिया, कितना हुआ हमारा 140 या 150 हो गया। ठीक है, ये वाला अगर चांदे से नापेंगे तो आप 150 हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो 120 से 150 होगा। ठीक है, तो समझ सकते हैं, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम आ चुके हैं लेंस की तरफ, और लेंस की बात जहाँ पर आती है तो मैं अपना चश्मा निकाल कर बता देता हूँ कि ये उत्तल लेंस का है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष के लिए है। ठीक है, उत्तल लेंस का है, इसे मैं पहन लेता हूँ, मुझे दूर की वस्तु एकदम साफ दिखती है। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं लेंस के बारे में। ठीक है, लेंस से क्या क्या होते हैं। ठीक है, मैं अपना मार्कर उठा लेता हूँ, इसके बारे में आपको समझना होगा। ठीक है, लेंस होता है, लेंस एक प्रकार का क्या होता है, पारदर्शी होता है। क्या होता है, पारदर्शी होता है, जिसकी सहायता हम इधर व उधर देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। ठीक है, पारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। ठीक है, तो क्या होता है, दो गोले होते हैं, दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। ठीक है, या तो एक गोली होता है और एक समतल होता है जो उससे घिरा होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। इसकी डिफिनीशन आप लोग देख सकते हैं, मैंने क्या लिखी है, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक गोले तथा एक पृष्ठीय पृष्ठ से घिरा होता है। ठीक है, एक समतल पृष्ठ से क्या होता है, घिरा होता है। ठीक है, और प्रकार इसके कौन कौन से होते हैं, दो प्रकार होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस क्या होता है, और थोड़ी सी लाइन टेढ़ी चली गई क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। आप लोग को राइटिंग समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और अभी हम समझ लेते हैं, ये पहला पॉइंट है हमारा। ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये ठीक है, और इधर से हमारा ये पहला पॉइंट है, इधर से दूसरा पॉइंट है, इधर से तीसरा पॉइंट है। ठीक है, आप पूछेंगे इधर 4 पॉइंट है, इधर 3 पॉइंट है, क्यों ऐसा यार, इसलिए होगा कि मैं इसके बारे में खोज रहा था, मुझे ज़्यादा कुछ मिला नहीं, इतनी सारी टॉपिक्स मिली, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्या होता है अवतल लेंस में, क्या होता है, अवतल लेंस जो होता है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है, माइनस का होता है। ठीक है, जहाँ पर आपको अवतल लेंस की बात मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको अवतल लेंस की क्या वस्तु मिलती है, न्यूमेरिकल में लंबाई मिलती है, प्रतिबिंब की लंबाई, अवतल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई मिलती है, तो भी आप क्या कहेंगे कि अवतल लेंस माइनस का होता है। ठीक है, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या लेंस कहते, कौन सा लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस भी से कहते हैं। ठीक है, एक प्रकार से, और ये निकट दृष्टि दोष के लिए यूज होता है। मेरे पास निकट दृष्टि दोष का नहीं है भैया, मेरे पास उत्तल लेंस का है। ठीक है,
ठीक है। तो अवतल लेंस मेरे पास नहीं है, मेरे पास उत्तल लेंस है जो मैं यूज करता हूँ, ठीक है। और लेंस उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। मेरा उत्तल लेंस जो है धनात्मक है भैया, ठीक है। बार बार मैं समझा रहा हूँ, मेरे पास जो है वो उत्तल लेंस का चश्मा है, ठीक है। ये धनात्मक होता है, ठीक है। उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, ठीक है। अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। आप लोग इतना सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और घड़ी का कांच, जो घड़ी का कांच होता है, हमारी वॉच का जो कांच होता है, ठीक है, वो किसका होता है, वो उत्तल लेंस का होता है, ठीक है। और जो कान और आंख की जो बीमारी चेक करते हैं ना डॉक्टर लोग, ठीक है, वो उत्तल लेंस से चेक करते हैं। किससे चेक करते हैं, उत्तल लेंस का चश्मा पहनकर चेक करते हैं, ठीक है, ठीक है। और दूरदर्शी दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज होता है, तो सबको पता है। और अगले चैप्टर में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि दृष्टि दोष क्या होता है, दूरदर्शी दोष क्या होता है, और निकट दृष्टि दोष क्या होता है, ठीक है। इस बारे में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगला चैप्टर ही है इसके बारे में, मानव नृत्य तथा रंग बिरंगा संसार। तो आज का ये चैप्टर फुली समाप्त हो गया है। कुछ आपको फॉर्मूले या कुछ आपको न्यूमेरिकल में बताऊंगा, कुछ आपको टिप्स दूंगा, ठीक है। कुछ आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है, क्या होता है, सूत्र बता देता हूँ किस तरह से सॉल्व होंगे क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। इंपॉर्टेंट चीज आप लोग समझ लीजिए, कुछ फॉर्मूला सूत्र याद कर लीजिए। क्या होता है, अगर दर्पण का आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक, दर्पण के लिए कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए आपको क्या सूत्र लगाएंगे, 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, u हमारा क्या है, वस्तु है, और v क्या है, हमारा प्रतिबिंब, ठीक है, जो दूरी होगी, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, v, ठीक है। तो m बराबर क्या होगा, आवर्धन बराबर माइनस का v/u, ठीक है। क्या बताया था यहाँ, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, ठीक है। ये दर्पण के लिए क्या होगा, जो आवर्धन होगा हमारा माइनस में होगा, ठीक है, माइनस में होगा, ठीक है। और लेंस के लिए क्या सूत्र होता है वो समझ लेते हैं। लेंस के लिए सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, 1/f = 1/v - 1/u। आप लोग को मेरी वॉइस आ रही है, मेरी क्लियरिटी आ रही है, यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, ये सब कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि मैं अपने आपको इम्प्रूव करूंगा और भी, ठीक है। m बराबर v/u होता है, ठीक, क्या होता है, v/u होता है आवर्धन। इसमें अगर लेंस में अगर आवर्धन की बात होगी तो v/u करेंगे, ठीक है। अगर उत्तल दर्पण में अगर बात होती तो माइनस का v/u, ठीक है। और कुछ धनात्मक माध्यम और अपवर्तनांक सीख लेते हैं, कुछ वस्तुओं के अपवर्तनांक सीख लेते हैं, ठीक है। y का अपवर्तनांक कितना होता है मालूम है आप लोगों को, 1.0003। क्या होता है, 1.0003, ठीक है। इसका होता है वायु का होता है, ये हमारा क्लियर हो गया वायु का, ठीक है। और ग्राउंड कांच का क्या होता है, 1.52। कांच का भी आ गया तो आप यही लिखोगे 1.52, इसका भी क्लियर, ठीक है। और जल का कितना होता है, 1.33। सबको मालूम होगा जल का अपवर्तनांक। कुछ ही लोग होंगे 90 में 100 में से 10-20% लोग होंगे जिनको मालूम नहीं होगा जल अपवर्तनांक, ठीक है। और हीरे का अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपका पेपर में आएगा। इससे आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मानेगा, एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आएगा इससे, ठीक है। और ये सूत्र भी दे सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में कि ये किसका सूत्र होता है, ये किसका सूत्र होता है। ये नहीं देगा कि दर्पण के लिए सूत्र होता है, ठीक, ये नहीं देगा आपको। ये सूत्र दे देगा घुमा फिरा के, इसको इधर कर देगा, इसको इधर कर देगा, इसको इधर कर देगा। आपको सही क्रम में देखना होगा कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। और आपको पहचानना है दर्पण के लिए कौन सा सूत्र है और लेंस के लिए कौन सा सूत्र दिया हुआ है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिए, मेरी आईडी देख लीजिए, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपके काफी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए, फेसबुक पर फॉलो करने के लिए आप मुझे इस नाम से सर्च कर सकते हैं, अतुल पाल से, ठीक है। अतुल पाल से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो डीएम कीजिए, तुरंत मैसेज कीजिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा 24 घंटे के अंदर। आपका जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। हमारी टीम आपके लिए इतना सारा कर रही, तो आप लोग भी कुछ करिए यार। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है, ऑल पे करके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।